ये कन्नौज सुना होगा, कन्नौज के राजा भी थे ऐसे करके। भाई ये स्टोरी आई थिंक 3-4 साल पुरानी है। वहाँ पे एक बस थी, मतलब वो इंडिया का सेकंड रोड एक्सीडेंट है सबसे बड़ा, और पहला मेरे हिसाब से शायद साउथ साइड में हुआ था और सेकंड हुआ था यूपी के अंदर। वहाँ पे एक बस थी भाई, वो बस ट्रैवल कर रही थी फर्रुखाबाद से जयपुर की तरफ। प्राइवेट बस थी वो, डबल डेकर बस थी। तो सर्दी का काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा था, कोहरा वोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो और आपको पता ही है हाईवे पे बस खाली जगह मिलती है, बस वाले गाड़ी भगाने लग जाते हैं। तो भाई वो बस काफ़ी तेज़ चल रही थी, स्पीड में थी। सामने से ट्रक आ रहा था, वो दोनों आपस में टकराए। और ये जगह मैं आपको बताता हूँ, ये एग्जैक्ट एक घुलैया जगह पड़ती है कन्नौज के पास, छिबरामऊ और कन्नौज के पास एक घुलैया एक जगह है। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है वो जगह भी, क्योंकि वहाँ पे एक राजा भी है, वो उसकी वजह से फेमस है, वो भी मैं आपको बताऊँगा आपको आगे। तो वहाँ पे जब वो बस आपस में टकराई भाई, तो बस में आई थिंक 84-85 लोग थे। डबल डेकर बस थी, उसमें फैमिलीज़ थी, न्यूली मैरिड कपल थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, हर तरीके के लोग थे। और वो जब उस बस से टकराई तो भाई उस बस में ना आग लग गई। बस में आग लगी, ब्लास्ट हुआ, गांव के 3-4 किलोमीटर तक लोगों पे ऐसा बताया जाता है। और ये तो मेरा खुद कज़न ब्रदर वहीं का ही है, मतलब उसका गांव उसके पास में ही है, 300-400 मीटर दूरी पे उसका गांव है। तो ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पे 3-4 किलोमीटर तक वो आवाज़ें आ रही थी, चीखने चिल्लाने की, इतना शोर था और ब्लास्ट की आवाज़ें आ रही थी। तो भाई वो जब बस जली वहाँ पे, तो उस जलने में जितने भी लोग थे भाई वहाँ पे, उसके अंदर भाई जैसे कैंडल नहीं जलती मोम की तरह, वो पिघल रहे थे, पिघल रहे थे। बच्चे खिड़की से लटके हुए थे, उनके सर से ना, मतलब आप समझ लो वो मोम की तरह पिघल रहे हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं था गांव का जिन्होंने वहाँ पे बचाने की कोशिश नहीं करी। मेरा कज़न ब्रदर भी इंक्लूडेड था वहाँ पे, उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतनी आग थी वहाँ पे। और रीज़न क्या था? फॉग था, टकरा गई। जो ट्रक था उसमें राशन का सामान था, उसमें ऑयल था जो रिफाइंड होता ही होता है, तो उसने और ज़्यादा आग पकड़ ली। आपको मैं उसकी स्टोरीज भी शेयर करूँगा, फोटोज शेयर करूँगा। तो भाई आप देखना वहाँ पे ना, मतलब वो मोस्टली सारे लोग जल गए। रीज़न क्या था उसमें एग्जिट ना होने का, निकलने का? क्योंकि आपने देखा प्राइवेट बसेस में बैक का जो हिस्सा होता है, वो पीछे वहाँ शीशा विंडो नहीं होता, पूरा कवर्ड होता है वो, है ना, शीट से। और ये वाले जो डोर होते हैं वोल्वो बसेस में, इसमें सारे ऑटोमेटिक होते हैं, वो बटन से ही खुलते हैं। तो वहाँ पे एग्जिट का कोई पॉइंट नहीं था, और डबल डेकर बस तो वैसे ही थी, तो निकल नहीं सकते थे। तो भाई उसमें इतने लोगों की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद मोदी जी ने, योगी जी ने, राहुल गांधी जी ने, सब ने ट्वीट भी किया था। और काफ़ी लोग, योगी जी वहाँ पे पहुँचे भी थे, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे ट्वीट किया था आत्मा की शांति के लिए। तो फिर भाई वो मेरे भाई ने मेरे को जगह बताई कि ऐसी ऐसी यहाँ पे कहानी हुई है। ऑल्दो मैंने देखी थी, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था मैं वहाँ पे जाऊँगा। भाई मैं वहाँ पे पहुँचा रात को। रात में पहुँचने के बाद मैंने वहाँ के लोगों से इंट्रोडक्शन लिया उनका कि भाई आप यहाँ पे थे, कि आपने क्या यहाँ पे नोटिस किया था? कह रहे लोग ऐसे ऐसे जल रहे थे, ये है वो है। और उसके बाद हम सीधा पॉइंट पे आते हैं कि भाई वहाँ पे वो बस खड़ी रही जहाँ पे वो जली थी, उस हाईवे पे। किसी ने हिम्मत नहीं करी उसको हटाने की। पुलिस वालों ने नहीं बस हटाई, वो लोकल लोगों ने नहीं हटाई, किसी ने नहीं हटाई। जितने भी क्रेन वाले थे वो मना कर रहे थे। नेक्स्ट डे, क्योंकि उस रात में जब वो बस जली, नेक्स्ट डे सुबह वहाँ पे एक्सीडेंट होने लग गए उस रोड पे। कंटिन्यूसली एक्सीडेंट हो रहे हैं। कोई बाइक से गिर के किसी की डेथ हो गई, एक बस वाले की बाइक से टक्कर हुई, उसमें एक कपल था, हस्बैंड वाइफ थे, उनकी डेथ हो गई। तो भाई वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो सब होने लग गया वहाँ पे, विद इन 400-500 मीटर के अंदर। तो वहाँ पे ये हो गया कि भाई यहाँ पे ये सब इनकी वजह से हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, किसी ने क्रेन वाले को ज़्यादा पैसे दिए। और आपने कभी भी सुना होगा कि एक्सीडेंट होता है तो वो जो भी वहाँ पे व्हीकल होता है वो पुलिस स्टेशन जाता है, कि किसी ऐसी जगह लेके वहाँ पे उसको सबमिट कर देते हैं। लेकिन भाई उस क्रेन वाले ने 50,000 रुपये लिए थे उस बस को 250 मीटर रखने पे, और गांव वालों ने मिलके पैसे दिए उसके। पुलिस वाले भी नहीं आए, क्योंकि पुलिस वालों ने मना कर दिया कि हम नहीं हटा पाएंगे, मतलब इतना डर था।
फिर मैं गया इन्वेस्टिगेशन करने भाई। मैंने पूछा कि क्या होता है यहाँ पे। वहाँ पे गांव के लोगों ने हवन कराया, पूजा कराई, मिल के मेन रोड को ब्लॉक करके वहाँ पे बहुत बड़ी पूजा कराई थी कि वहाँ पे जितनी भी आत्माएं उनको शांति मिले। लेकिन भाई वहाँ पे कोई भी उस चीज़ से बच नहीं पाया। वहाँ पे कंटिन्यूसली जितने भी लोकल लोग हैं सोते हैं, वहाँ पे चीखने की आवाज़ आती है, चिल्लाने की आवाज़ आती है, रोने की आवाज़ आती है। और लोगों को, जब गांव में लोग होते हैं ना छत पे सोते रहते हैं, तो लोग जो ऊपर सोते थे उनको वो सारे बस में लोग विजुअल्स आते हैं जलते हुए, लटकते हुए, दिखते हुए। और उसके अंदर भाई उन्होंने वहाँ पे जो बस में है पूजा कराई। और उस बस में मैं गया था भाई, मैंने खुद अपने हाथों से हड्डियाँ उठाई हैं। क्या बात कर रहे हो? उसमें इतनी एशेज है ना, इतनी राख है उस पूरी बस के अंदर, हड्डियां अभी तक पड़ी हुई हैं, अभी तक। और वो बस कहाँ पे खड़ी हुई है? किसी रैंडम मैदान में? हाँ, रैंडम जगह पे 250 मीटर दूरी पे ही है। तो उसे भाई गवर्नमेंट भी नहीं वो नहीं भाई, हटाया ही नहीं। इतना डर है, इतना खौफ है उसका। और ये लोगों को, मतलब वहाँ के लोगों को तो बहुत ज़्यादा पता है, बाहर के कुछ लोगों को नहीं पता थी। लेकिन वो लोग स्पेशली उस बस को देखने आते हैं। वो भी मानो कि बहुत दूर से देख के जाते हैं और फोटोज़ क्लिक करते हैं। आज भी वो ट्रेंड बन चुकी है बस वहाँ पे। उसके बाद भाई उस बस में मैंने चूड़ियाँ देखी, जले हुए कपड़े देखे, शादी के जोड़े देखे, बच्चों के कपड़े जले हुए देखे। और आप मानोगे नहीं, स्टेयरिंग से लेकर और लास्ट सीट तक वहाँ पे सिर्फ भाई हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं, आज तक हटी नहीं है। ऐसी की ऐसी खड़ी है। अभी मैं लास्ट रिसेंटली होके आया हूँ और 3-4 साल तो मुझे हो गए उस बस को देखते हुए आई थिंक। फिर भाई हम वहाँ पे गए, इन्वेस्टिगेशन मैंने करी, रात को बस में गए। मुझे बड़ा डर लगा, उस बस में ठंड लगने लगी काफ़ी ज़्यादा। तो फिर मैंने वहाँ पे कुछ सवाल पूछे, तो मुझे आंसर्स मिले उसके कि हम हैं, हम अपनी फैमिली को मिस करते हैं, हमें वापस इस दुनिया में आना है। उसमें से कुछ बच्चों की भी स्पिरिट है जो वहाँ पे अभी भी कहती है कि हम घूमने जाते हैं, मतलब हम निकलते हैं, हम हो हैं अभी भी यहाँ पे। मैं करके आया, इन्वेस्टिगेशन करके आया। मैंने बोला लोगों को कि कोई बात नहीं, आप पूजा वूजा करा लेना, हो जाएगा ठीक भाई। फिर वो थोड़े टाइम तक हुआ। फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ भाई, एग्जैक्ट जो बस का पॉइंट था वहाँ पे दोबारा एक और ट्रक चलते चलते, रिसेंटली चलते चलते उसके सामने पूरी फैमिली एक खड़ी हो गई है। और उस ट्रक वाले ने गाड़ी को मोड़ा है और उसका पूरा ट्रक गिर गया। उस बंदे की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और जो साथ में उसके बंदा था उसने बताया कि एक फैमिली सामने खड़ी हुई थी, तो ड्राइवर ने पूरे ट्रक को बचाने के लिए पूरे राइट में गाड़ी मोड़ दी। तो उसमें उस टाइम आग लगी। उसने बताया, मैंने क्या था वहाँ पे, मतलब लोकल लोगों ने बोला कि भाई क्या था वहाँ पे, कह रहे एक फैमिली खड़ी हुई थी। तो गांव वालों को पता चल गया कि भाई आज भी यहाँ पे वो स्पिरिट है, एग्जिस्ट कर रही है। भाई उसका खौफ ख़त्म नहीं हो रहा है। ये बात बोलने में बहुत, अभी भी मेरे लिए इतनी ईजी है कि मैं आपको सिर्फ क्या बताऊं कि मेरे को अभी लग रहा है कि ये तो बहुत आसान सी बात है, हमने बोल दी। लेकिन अगर आप उस स्पॉट पे खड़े हो जाओ, देखोगे ना, आपको पूरी इतनी ऐसी वाइब आएंगी, इतनी नेगेटिविटी आएगी, आपको लगेगा कि आपके आसपास कोई ना कोई है। आपके रोंगटे गूज़बम्स खड़े हो जाएंगे उस टाइम पे। फिर भाई इन्वेस्टिगेशन करी, वापस आ गया। फिर वो रिसेंटली फिर मेरे कज़न ब्रदर का फ़ोन आया, कह रहा यार यहाँ पे दोबारा पूजा हो रही है। मैं दोबारा गया भाई वहाँ पे, फिर इन्वेस्टिगेशन करी। फिर वहाँ से जब मैं दोबारा आया तो भाई मेरे सामने, मैं अपनी गाड़ी पे ही था, मेरी गाड़ी पार्क करी मैंने और पीछे एक और मेरे कार पार्क हो गई। तो सामने एक बस आई, उसने मेरे पीछे वाली कार को हिट कर दिया। और उस टाइम पे मेरे पास स्विफ्ट कार थी, मैं स्विफ्ट लेके गया था। तो मेरी कार बच गई और उस बस ने उसको जब हिट किया तो वो कार ऐसे जाके चली गई। और मुझे लगता है वो चीज़ शायद मेरे साथ होने वाली थी, बट मेरी किस्मत इतनी मतलब तेज़ कह लो कि मैं बच गया। फिर भाई मैं दोबारा वहाँ पे नेक्स्ट डे पूजा वूजा हुई, मैं भी उसका पार्ट हुआ कि चलो यार पूजा हो रही है, हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद भाई हम अपने अपने घर आ गए। जब मैं वापस आया दिल्ली, तो आप मानोगे नहीं, 3 बार तो मेरे साथ ये हुआ है कि मेरे को 3 बार उस बस के सपने आए हैं। अच्छा। हाँ, कि वो बस में कोई आवाज़ मार रहा है, वो बस जलती हुई मुझे नज़र आ रही है, और उस बस को लोग जो उस टाइम पे बचा रहे हैं, वो वाले विजुअल मेरे सामने आ रहे हैं। मतलब कई टाइम बाद आया है, ऐसा नहीं है कि मैं आज आया नेक्स्ट डे मेरे साथ ये होने लग गया, हफ्ते भर बाद ये चीज़ होने लग गया। हाँ, रैंडम होने लग गया। भाई मैं दोबारा गया इन्वेस्टिगेशन करने कि कोई साथ तो नहीं आ गया, कोई साथ तो नहीं आ गया ये वो। फिर मैं वहीं से बाबा जी से मिलते आया, मेरे से कह रहे क्या करता रहता है।
तो उन्होंने हाथ रखा, मैं निकल गया, मैंने इन्वेस्टिगेशन करी, फिर मैं वहाँ पे बोल के आया। फिर जो मैंने इन्वेस्टिगेशन में पूछा कि क्या मैं यहाँ पे पूजा करा सकता हूँ, तो मुझे वहाँ पे रिस्पॉन्ड मिला, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली उनको अभी तक शांति नहीं मिली भाई। फिर दोबारा भी मैं बोल के आया हूँ, वहाँ पे मैंने पूजा करानी है, और अभी तक वहाँ पे ये हो रहा है कि लोगों को डेली कुछ ना कुछ भगते हुए नज़र आ रहा है, कोई ना कोई डेली एक्सीडेंट, डेली 1-2 एक्सीडेंट फिक्स्ड हैं भाई वहाँ पे। पर भाई जब हवन हो जाता है तब तो कहते हैं कि जैसे बड़े बड़े हवन होते हैं तो शांति मिलने लग जाती है, पर यहाँ तो देखो मैं बताता हूँ, अब इससे एक चीज़ कनेक्ट कर लेते हैं हम। अभी जैसे इंडिया का मैच हुआ था लास्ट, तो वाराणसी में हर मंदिरों में भाई हवन और पूजा हो रही थी कि भाई मैच जीत जाए। तो भाई ऐसा नहीं हुआ ना, कुछ ना कुछ या तो कमी रही होगी, या जो ऊपर लिखा हुआ है भगवान ने वही होना है। तो भाई कुछ हवन में कमी रही होगी, या कह लो कि वो जस्टिस नहीं मिल पाया अभी तक। भाई मिला था आपको रिस्पॉन्स वहाँ पे कि हम मुक्त नहीं हुए हैं? हम हाँ तो भाई, वो रिस्पॉन्स मिले, तभी तो मैं दोबारा वहाँ पे जा रहा हूँ। मेरा पूजा कराने का कारण यही है कि भाई कम से कम वहाँ के लोग अभी बच जाएं और वहाँ पे एक्सीडेंट ना हो। तो भाई वहाँ पे कंटिन्यूसली अभी तक ये चल रहा है। भाई ऐसा कहते हैं ना कि जैसे लास्ट राइट्स परफॉर्म नहीं हुए, पिंडदान नहीं हुआ, किसी को मुक्ति नहीं मिल पाई, किसी की एक्चुअली अस्थियाँ नहीं भा पाए ना। सबसे बड़ा रीज़न तो ये भी है कि सबकी एशेज वहाँ पे मिल गई, हड्डियाँ मिल गई, कोई उठाने वाला नहीं है, किसी को यही नहीं पता अब कौन किसकी हड्डियाँ उठाएगा, कौन किसकी राख उठाएगा, यही नहीं पता लोगों को। लोग तो आइडेंटिफाइड हैं कि इन लोगों की डेथ हुई है उस टाइम पे, पर कौन से किसका लेकिन है? कौन किसको उठाएगा। तो वो रीज़न, मेजर एक रीज़न ये भी है भाई वहाँ पे। तो ऐसा भी है भाई, और ये इंडिया का सबसे बड़ा एक्सीडेंट था, सेकंड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट था भाई। और कोई है आपकी लिस्ट में जिससे कह सकते हैं कि सबसे डरावनी? कुछ इंटरनेशनल लेते हैं अब। दो यहाँ की हो गई, अब एक इंटरनेशनल लेते हैं भाई। आप लास्ट टाइम तो रशिया की वो वीडियो भी लगाई थी भाई ने कि कोई गंजा आदमी, हाँ, देखी थी जो आपने, बता- देखी हाँ होगी, भाई। हाँ। तो अब क्या नया है भाई, आप क्योंकि रिसर्च काफी करते भाई रहते हो। कहानियाँ तो बहुत हैं, मतलब जब भी ट्रैवल कर रहे होते हैं स्टोरी सुन लेते हैं, पढ़ते रहते हैं। अभी मैंने लास्ट एक स्टोरी देखी थी, बताया भी था मेरे वहाँ के दोस्तों ने। तो एक जापान की स्टोरी है भाई। अभी कभी आपने सुना हो पैसे वाली चुड़ैल? आज तक ये तो देखा है परेशान करने वाली चुड़ैल, रोने वाली चुड़ैल, लेकिन पैसे वाली चुड़ैल की एक कहानी है भाई वहाँ पे। वेल्दी घोस्ट बोलते हैं उसको। बताओ भाई। हाँ, तो भाई जापान में एक मुगेनियम टेम्पल था 800 प्रोविंस में, टोटिला टाइम पीरियड था वो। तो वहाँ पे क्या था कि एक पुजारी था मंदिर का, उसे भाई वहाँ पे ना वो घंटा बनवाना था कि जिससे लोग यहाँ पे वर्शिप कर सकें और वो पूजा कर सकें। तो उनके पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था उस टाइम पे। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ के लोकल लोगों को अप्रोच किया कि आप सभी लोग, जितनी भी लेडीज़ हैं जो मिरर यूज़ करती हैं, और वहाँ के मिरर के अंदर एक खासियत ये होती थी, आपने कभी देखा भी होगा कि मिरर के साइड में ब्रॉन्ज होता है पूरा। तो वहाँ पे वो उन्होंने बोला कि अपने अपने मिरर डोनेट कर दो, जिसके पास पुराने हैं, और जो कर सकता है नए तो वो भी कर दो, आप तो नए ले लोगे। इससे हम क्या करेंगे कि मंदिर के बाहर शीशे लगा देंगे और उस ब्रॉन्ज को मेल्ट करके हम वो घंटा बनवा सकेंगे। तो वहाँ पे एक लेडी हुआ करती थी भाई, मुगेन केन करके वो लेडी थी। उस लेडी ने भी अपना मिरर डोनेट कर दिया। डोनेट करने के बाद भाई उसने क्या किया, रिग्रेट फील किया बहुत ज़्यादा, कि उसको लगा यार मैंने ये डोनेट क्यों कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। उसका रीज़न ये था क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर ने उन्हें वो गिफ्ट किया था। तो गिफ्ट करने के बाद जब वो रिग्रेट करती रही, तो उनको हमेशा ये होता था कि टेम्पल के बाहर उस टाइम पे वो जो ब्रॉन्ज था वो मेल्ट होने गया हुआ था, और जो मिरर थे वो टेम्पल के बाहर लग गए थे। तो सब में अपने अपने साइन लगा देते हैं शीशे के आगे। तो उन्होंने देने से पहले उसको ऐसा एक परमानेंट मार्क दे दिया जिससे वो पहचान सके कि मेरा मिरर वही है। तो उस लेडी ने क्या किया कि वो मिरर जब जब टेम्पल के बाहर जाती थी तो देखती रहती थी और रोती रहती थी कि मैंने वो क्यों किया, पछतावा होता था उसे बहुत ज़्यादा। तो जापान में भाई एक एक्ट, एक रिलीजियन एक्ट कह सकते हैं आप, कि अगर आप रिलीजियसली कुछ चीज़ डोनेट कर रहे हो दिल से, तो वो आपकी वर्क करेगी, नहीं कर रहे तो नहीं करेगी। तो जब भाई वहाँ पे वो ब्रॉन्ज मेटल मेल्ट हो रहा था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उस लेडी का वो मेल्ट नहीं हुआ ब्रॉन्ज,
क्योंकि उसने रिग्रेट किया था, पछतावा किया था, बाद में दिल से नहीं दिया। तो भाई उसके बाद क्या हुआ कि गांव वालों को बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि भाई मंदिर में घंटा नहीं बन पा रहा है, क्या करें, ऐसा क्या हो गया, कौन है वो लेडी। तो गांव में बड़ा डिस्कशन हुआ, सभी लेडी को मंदिर में बुलाया, वहाँ पे जाके उनसे पूछा गया, पुजारी ने पूछा, वहाँ के लोगों ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये हमारे मंदिर का घंटा क्यों नहीं बने। क्योंकि लोग ना पुराने टाइम में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे, एक छोटी छोटी चीज़ों को भी। तो उसके बाद क्या हुआ भाई कि उन्होंने पता लगाया, सारी लेडीज़ों ने, कि भाई पता करो किस लेडी ने दिया था। तो बाद में पता चलता है वो मुगिन केन करके जो लेडी है, उसने वो ब्रॉन्ज अपना दान किया था उस टाइम पे। लेकिन जब उन्होंने दान किया था तो वही रिग्रेट था, इस वजह से वो मेल्ट नहीं हो रहा था। तो मेल्ट ना होने के कारण उस गांव में सारी लेडीज़ ने उन्हें बहुत इंसल्ट किया, बहुत डराया, इंसल्ट किया, उनको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, शेम फील करने लगी, इंसल्टेड फील करने लग गई। और वो फार्मर फैमिली से थी, उनका हस्बैंड भी फार्मर था, तो उसको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वो कहती कि ये अब मुझे लगता है मेरा जीवन अब यहाँ पे है ही नहीं रहने लायक। तो वो क्या करती है कि ना भाई पानी में कूद के अपनी जान दे देती है वो लेडी, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं टॉर्चर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो सही भी थी, क्योंकि भाई उसने कोई चीज़ अपनी ग्रैंड मदर से मिली, उसने डोनेट कर दी, उसको पछतावा हुआ, क्योंकि उसे लगता था उसने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही दे दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत थी, जब उसे देना ही नहीं था तो वो देती ना। तो उसके बाद क्या हुआ भाई, वो एक लेटर लिख के गई। लेटर में लिखा हुआ था कि मेरे मरने के बाद आप उस मेटल को जब मेल्ट करोगे तो वो मेल्ट होगा और घंटा बनेगा मंदिर के लिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी इस बेल को बजा बजा के तोड़ देगा, मतलब इतनी बड़ी बेल को बजा के तोड़ेगा, तो वो समझ लेना कि वो मेरी भी पूजा कर रहा होगा। मतलब उसने अपने आप को या तो भगवान मान लिया या शैतान मान लिया, कुछ भी कह सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो इस बेल को तोड़ेगा भाई कि ऐसे ऐसे होगा। उन्होंने फिर क्या किया कि वहाँ पे ये भी लिखा कि जो भी कुछ मांगोगे, वेल्थ मांगोगे, पैसा मांगोगे, वो आपको मिलेगा। तो वो मेल्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो बेल बन जाती है। बेल बनने के बाद भाई जब वो मंदिर में लगाते हैं तो सबको खबर फैल जाती है कि भाई ये बेल लग गई है, और ऐसा कहा गया है कि वो मुगिन केन करके कह के गई है कि जो भी इसे तोड़ेगा अमीर हो जाएगा, जो मांगेगा वो उसे मिलेगा। भाई उसके बाद वो कंटिन्यूसली वहाँ पे लोग आए जा रहे हैं, वो घंटा बजाए जा रहे हैं, किसी से नहीं टूट रहा, लोग लगे पड़े हैं। मतलब वहाँ पे भीड़ हो गई है, जापान से हर जगह से लोग आए जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ मांग लें। तो उसमें क्या था, कई लोग उस टाइम पावर मांगना चाहते थे कि हमें कुछ ऐसी पावर मिल जाए कि हम उड़ सकें, कुछ भी कह लो, कि हम ब्लैक मैजिक हमें उसका ज्ञान मिल जाए, क्योंकि उन्होंने तो ये बोला है कुछ भी मांग लें। तो भाई वहाँ का पुजारी परेशान हो जाता है, वो डिसाइड करता है रात को चुपचाप अपने और पुजारियों के साथ मिलके उस बेल को पानी में डाल के आ जाता है। तो इससे पहले ना एक वर्ड है नजरारू, एक नजरारू वर्ड है, इसका मतलब होता है एक डिज़ायर्ड इफेक्ट। मतलब नजरारू वर्ड का वैसे कोई डेफिनेशन नहीं मिलेगी आपको, बट उसका मतलब ये है जापान के अकॉर्डिंग कि वहाँ पे उसको डिज़ायर्ड इफेक्ट के वे में देखा जाता है। डिज़ायर्ड इफेक्ट भाई ये होगा कि जैसे आप ऑल्टो में बैठे हो, आपने आंख बंद कर रखी है, आप फील कर रहे हो क्या भाई आप लैम्बोर्गिनी में बैठे हो, तो वो एक इफेक्ट है। तो वहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद भाई वो नजरारू इफेक्ट यूज़ हुआ उस वेल्दी गोस्ट के लिए। मतलब उनको चुड़ैल मान लिया गया था, क्योंकि देवता की तो उनको उपाधि दे नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं भाई चुड़ैल ही बोलेंगे कि भाई अगर देवता या तो पूरी कर सकते हैं या शैतान कर सकता है। तो वहाँ पे एक कपल था, ओवेबी करके नाम था उसका, कुछ ऐसे करके लेडी का नाम था। तो वो कपल ट्रैवल कर रहा था, तो उसको ना मुगिन केन की ये स्टोरी याद थी, और वहाँ पे आज भी लोग उस बेल को ढूंढ रहे थे कंटिन्यूसली, लेकिन पुजारी ने बताया नहीं, पुजारी ने यही बोला था कि वो चोरी हो गई है। तो उसे वो ढूंढ रहे थे। उसने क्या किया, लेडी ने वो नजरारू इफेक्ट अप्लाई किया अपने ऊपर। उसने क्या किया, एक छोटा सा भगोना या तसला ब्रॉन्ज का लिया,
उसको आंख बंद करके इमेजिन किया कि ये घंटा है उसका, लेडी का। वो उसे बजा बजा के तोड़ने लग गई होटल के वहाँ पे। जब उसने उसको तोड़ा, उसने इमेजिन किया कि वो मुगिन केन है, तो उसके बाद एक आदमी वहाँ से आता है भाई, और उनको बहुत सारे पैसे दे के चले जाता है और कहता है कि आपको ट्रैवल करना है ना, आप ट्रैवल करना चाहते हो ना, ये लो आप पैसा लो। उसके बाद उसने ये स्टोरी शेयर करी तो लोगों को पता चल गया कि ये वेल्दी घोस्ट जापान में एग्जिस्ट कर रही है, आप इससे जो भी मांगोगे वो आपको मिलेगा ज़रूर। फिर सेकंड चीज़ यहाँ पे ये हुई कि एक फार्मर था, काफ़ी गरीब था, वहाँ पे डिज़ास्टर बहुत ज़्यादा होता रहता है। तो उस टाइम पीरियड पे उसने क्या किया, क्ले की जो चिकनी मिट्टी, जो वहाँ पे मिट्टी थी, उससे एक घंटा बनाया, उसे धूप में सुखाया और मुगेन केन की एक वो पूरी तस्वीर बनाई, वही नज़रारू इफ़ेक्ट अपने ऊपर अप्लाई किया और उसको बैल बजा बजा के तोड़ दिया। तो उस टाइम पे ज़मीन के अंदर से बताते थे कि एंजल निकली और उन्होंने उसको बोला कि तेरी फसल चली गई है, ये ले, तू अपना ये सोने का घड़ा पकड़ और जा, तू ये कर ले। मतलब ये ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ बैक टू बैक उस लेडी के नाम से ये चीज़ें होती रही। और वो लेडी इतनी जापान में फेमस हो गई कि लोग काला जादू करने के टाइम पे भी उस लेडी को हमेशा अपने साथ में नज़रारू इफ़ेक्ट से हमेशा उसको रखते थे। अच्छा, कि भाई तपस्या चल रही है, ब्लैक मैजिक हो रहा है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि सक्सेस तभी होगा जब वो मुगेन केन वहाँ पे होगी। पूजा तो वो कर रहे हैं, जो भी उनकी तंत्र मंत्र विद्या वो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे वो उसे इमेजिन कर रहे हैं। लेकिन मोस्टली वो वेल्दी घोस्ट के नाम से फेमस रही हमेशा। पैसे दे दो। पैसे, चलो ऐसे लोगों का फायदा ही कर रही है एक तरीके से। भाई फ़ायदा तो कर रही है, लेकिन बताया जाता है ऐसी स्टोरियाँ, मतलब काफ़ी सारी स्टोरीज गूगल पे भी नहीं होती है, और कुछ सोर्सेज से पता चलती है। एक जापानीज़ बंदा था, वो ट्रांसलेटर था, तो उससे मैंने ये शेयर करी थी स्टोरी, तो उसने मुझे बताया कि हाँ एक्चुअली ऐसा जापान में है, और बताते हैं कि लोग उससे जो भी बोलते हैं, मतलब ये भी बड़ी बात है, ये बात आपको गूगल पे शायद मिले, लेकिन उस बंदे ने मुझे बताया, वो ट्रांसलेटर था, यहाँ पे पढ़ने आया था, जापान का ही था, उसने मेरे को ये बताया कि भाई ये एक्चुअली में होता है, और वहाँ पे नज़ारू इफ़ेक्ट से लोग एक दूसरे का मर्डर भी करते थे। अरे वो वेल्दी गोस्ट भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस लेडी का वो फ़ायदा उठाते थे, उसे जब इमेजिन करते थे और बोलते थे कि मुगेन केम जाके उसका मर्डर हो जाए, तो उसका मर्डर भी होता था। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।